प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन ने कोशिका की परिभाषा, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान एवं कोशिका के आविष्कार, जिसमें रॉबर्ट हुक ने कोशिका का आविष्कार किया था, वो अपन ने पढ़ा था। आज अपन उसके आगे उसी के कंटिन्यू में कोशिका के विभिन्न स्ट्रक्चर, कोशिका के कौन कौन से मेजर स्ट्रक्चर्स है, कोशिका किन किन सेल ऑर्गेनेलीज कोशिकाओं को से मिलकर के बनी होती है और उन सभी सेल ऑर्गेनेलीज का क्या विशिष्ट कार्य है और उनका क्या अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसकी कंटिन्यूटी में अगर अपन बात करते हैं तो कोशिका के तीन पादप कोशिका, जो प्लांट सेल अपन बॉटनी में पढ़ रहे हैं, उसके तीन मुख्य पार्ट होते हैं और तीनों पार्ट को इस तरह से डिफ्रेंशिएटेड किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट है विच इज़ कॉल्ड सेल वॉल, जो मेजर पार्ट होता है। सेल वॉल इतना महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफ्रेंशिएटेड करता है। प्लांट सेल का अपना करेक्टरिस्टिक्स फिगर होता है, लाक्षणिक लक्षण होता है। प्लांट सेल में ही सेल वॉल उपस्थित होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल उपस्थित नहीं होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। दिस वॉल प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू सेल। कोशिका के सबसे बाहरी हिस्से में, बाहरी भाग में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कोशिका को शेप, उसको आकार प्रोवाइड करवाती है। प्लांट सेल एक रेगुलर शेप में, एक निश्चित शेप में, एक डेफिनेट शेप में होती है, जबकि एनिमल सेल इरेगुलर शेप में होती है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर कहें, इफ देयर वाज नो सेल वॉल देन सेल वुड हैव नो शेप। अगर सेल वॉल नहीं है तो कोशिका भित्ति का कोई आकार, निश्चित आकार नहीं होता है। सेल वॉल चार पार्ट में डिवाइड की गई है: प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल एंड टेट्रामेरिक सेल वॉल। कोशिका विभाजन आपने सुना होगा। कोशिका विभाजन के समय जो सर्वप्रथम एक कोशिका या पेरेंट कोशिका दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है। समसूत्री कोशिका विभाजन में कोशिका या दो पुत्री कोशिका में विभाजित होती है, तो पेरेंट सेल जो डॉटर सेल में डिवाइड होती है, उनके बीच में जो सबसे पहली सेल वॉल बनती है विच इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल, और इट ऑलवेज कंस्टिट्यूट फ्रॉम सेलुलोज। फर्दर इसका मेटामॉर्फोसिस होता है, डेवलपमेंट होता है। प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल टर्सरी सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, टर्सरी सेल वॉल टेट्रामेरिक सेल वॉल में कन्वर्जन होता है। मीन्स इसी प्राइमरी सेल वॉल पर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट और कंपोजिशन के सिक्रेशन से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेल वॉल का निर्माण होता है। तो पादप कोशिका का लाक्षणिक लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स फिगर है कि उसमें कोशिका भित्ति की उपस्थिति। जैसे जैसे प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्सरी, टर्सरी टू टेट्रामेरिक सेल वॉल में कंपोजिशन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इस सेल वॉल की परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। सबसे पहले सेलेक्टिवली परमिएबल होगी, फिर सेलेक्टिवली परमिएबल टू इम्परमिएबल की तरफ बढ़ती जाती है। जो टेट्रामेरिक सेल वॉल होती है उस पर कोई भी आयंस या मॉलिक्यूल्स परमिएबल नहीं होते हैं। उनमें एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड प्लाज्मा डेस्मेटा, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट प्लाज्मा डेस्मेटा ions and molecules get exchanged from one side to another side, remaining all cell wall are impermeable. And the second most important character of the plant cell is chloroplast. Chloroplast always present in all plant cells, and plant chloroplast is also characteristics figure, लाक्षणिक लक्षण है
पादप कोशिकाओं का। कुछ पादप कोशिकाएं ऐसी भी होती है जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जस्ट लाइक फंगल सेल, कवक की कोशिका। इसी तरह से कुछ सेल वॉल ऐसी भी होती है, कुछ प्लांट सेल ऐसी भी होती है जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है ना, फिर भी वो प्लांट सेल की कैटेगराइज में आएगी। तो इन तीनों लाक्षणिक लक्षणों में कुछ न कुछ उसमें उपस्थित होना अति आवश्यक। जैसे क्लोरोप्लास्ट, जिन पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उनको ऑटोट्रॉफिक प्लांट या ऑटोट्रॉफिक सेल कहलाती है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक स्ट्रक्चर ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इसी क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पादप कोशिकाएं ग्रीन या हरी कोशिकाएं होती है, हरी कहलाती है, और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने फूड का निर्माण करती है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस सेल स्ट्रक्चर है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है जिसमें क्लोरोफिल, जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इसी क्लोरोफिल की प्रेजेंट होने से ये प्रकाश संश्लेषण में एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है और फोटोसिंथेसिस का निर्माण करता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं में ऐसे दो कोशिकांग हैं जिनको ऑटोफेगस सिस्टम कहा जाता है। ऑटोफेगस सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जो सामान्य परिस्थितियों में कोशिका में केंद्रक होता है और केंद्रक में ही डीएनए होता है, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें केंद्रक के अलावा डीएनए उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को एमडीएनए कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को सीडीएनए कहते हैं। केंद्रक के अलावा ये दो कोशिकांग ऐसे हैं जो कोशिका विभाजन के समय अपनी आनुवांशिक सूचनाओं को पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसमिट करते हैं। दैट्स व्हाई दीज टू सेल ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड ऑटोफेगस सिस्टम, है ना। सेल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो सेल हैव टू मेजर पार्ट, सेल में दो ही मेजर पार्ट होते हैं। वो होता है, एक तो होता है न्यूक्लियस जो सारी मास्टर ग्लैंड होती है और सारी एक्टिविटी, जैविक एंड वाइटल एक्टिविटी पे कंट्रोल करता है, एंड रिमेनिंग अदर पार्ट्स इज साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस सेपरेटेड होता है। प्लांट सेल में पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रल न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, जबकि साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है। सेल का अगर महत्वपूर्ण एंड सबसे इम्पोर्टेंट अगर सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं तो विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक इज मास्टर सेल ऑर्गेनेल्स इन सेल। न्यूक्लियस हमेशा प्लांट सेल में परिधि या पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट सेल का अनदर कैरेक्टरिस्टिक फिगर है कि प्लांट सेल में सेंटर में एक बड़ी सी वैक्यूल होती है। उस वैक्यूल के पाए जाने के कारण से केंद्रक परिधि में होता है। केंद्रक में क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं और क्रोमोसोम्स पर जेनेटिकल मटेरियल या जेनेटिकल आनुवंशिक सूचनाएं होती है। उसके द्वारा केंद्रक कोशिका की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। देन अपन सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लास्ट का आउटर मोस्ट लेयर होती है जो साइटोप्लाज्म से ही बनी हुई रहती है और साइटोप्लाज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। जिन कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होती है उनमें सेल मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन की तरह ही कार्य करती है, उसका प्रोटेक्शन करती है, सेल के फंक्शन को भी डिटरमाइन करती है। जैसे आयनिक मॉलिक्यूल का एंट्रेंस होता है, एग्जिट होता है,
इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन भी फंक्शन करती है। एंड व्हाट आर सेल, अगर अपन बात करें व्हाट इज ए सेल, वेयर डू वी फाइंड सेल, तो सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, structure function of the body of living organism. In other words, cell wake up living things and carry out activities that keep a living thing alive. Means जीव को जिंदा रखती है सेल, जीव को जैविक क्रिया वाइटल एक्टिविटी करने में सहयोग करती है, और संपूर्ण वाइटल एक्टिविटी जैविक क्रियाओं का आधार फंडामेंटल बेसिस होता है सेल। वो देन अब इसी की कंटिन्यूटी में अगर बात कर रहे हैं व्हाट मेक्स ए सेल, सेल इज ए लिविंग थिंग, सेल आर एबल टू मेक मोर सेल्स लाइक देम सेल्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट, न्यू सेल्स कैन only comes from pre-existing cells that are already made up. History of cell, I am sure you are all asking yourself who was the first person to look at cell. Then Mr. Robert Hooke. Well, thanks. All asking, I'll tell you. In 1660s, there was a man named Robert Hooke who discovered cell in first time. Robert lived in Britain and he was scientist. He was the first person who observed cell. Robert Hooke took a piece of bark from an old oak tree and looked it through a microscope, and that was actually cell. If we are talk about ultraviolet structure, structure of a cell, ultra structure of cell, then we think the first a large vacuole present in the center portion of a cell, that's why plant cell is called central vacuolated cell. The membrane of vacuole is called tonoplast, and cell shape koshika ras is there in that vacuole, and that is very much important. Cell organelle is on the basis of plant characteristic feeder, and that cover maximum area of central part of the cell. Okay, then another important thing is the plant cell is central vacuolated, but the animal cell is central nucleated. On other hand, nucleus is also present in plant cell. All cells, almost all cells of plant cell are nucleated cell, and double membranous structure nucleus is present in the side of periphery. That's why the plant cell is always called peripheral nucleated cell. In other hand, the animal cell is always called central nucleated cell. In the nucleus, there is double membranous structure, outer nuclear membrane, inner nuclear membrane. Nucleolus is present, a solid amembranous structure is nucleus. Nucleolus is always present in eukaryotic cell. After nucleus, there is chromatin, या chromosomal network, या chromatin nets are there. Chromatin nets is the complex structure of chromosome, is very much coiled structure of chromosome, and what are there? DNA and protein, all type of nuclear proteins are present in chromosomes. Then what happened? Nucleoplasm is there, and some important factors are there, that is called nuclear pore. Nuclear pore is a space between nuclear membrane to nuclear membrane. Some of nuclear pores
are also connected with endoplasmic reticulum, and some nuclear pores are open in an electron dense area. They maintain the ratio between cytoplasm and nucleoplasm. There is definite ratio between cytoplasm and nucleoplasm. It always maintain in a particular proportionals, just like 9:1. But if the ratio of the nucleoplasm and cytoplasm is disturbed, means whenever the favorable conditions of plant are there, mean what will happen? What are favorable conditions? The favorable conditions of plants is just like availability of water in rainy seasons, availability of proper sunlight, and what happen? Availability of nutrients, water and minerals. What happen? It is resulted into the vegetative growth of the plant. In the phase of so much food is there, then the plant will intake all type of food. And what happen? There are so many reserve food. Due to presence of reserve food, the shape of cell is increased, and in that condition what happened? The ratio of cytoplasm is just increased, and what will happen? The ratio between nucleoplasm and cytoplasm is just disturbed, and the maintain of that ratio is called karyoplasmic index. That is called karyoplasmic index, and due to karyoplasmic index, cell got cell division. Okay, or cell division happened due to karyoplasmic index. Then mitochondria is there, endoplasmic reticulum is there. There are two type of endoplasmic reticulum: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Ribosomal units are present on a rough endoplasmic reticulum. After endoplasmic reticulum, Golgi complex are also there. Mitochondria is also there. Chloroplast is also there. Mitochondria, chloroplast. Then cell wall is also there. Double membrane, triple membranous, tetramembranous cell wall is also there. Golgi apparatus is there. Peroxisomes is there. And what cell organelles are not in plant cell? Means lysosomes are less in plant cell, centrioles are less in plant cell, and except some cells, flagella are not in plant cell in general condition. In some plants, flagella is there. That is a 3D ultra structure of cell. Cell remaining we can show the primary cell, secondary cell, tertiary cell, and tetrameric cell. This is called middle lamella, which is generally called primary cell, and both 2 and 3 cells are associated with each other, and they connect chemical equilibrium among other cells. A typical, this is also a snapshot of a typical type of plant cell. In next class we will discuss on a typical type of plant cell. And thanks to all.